नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी, मीडिया विशेषज्ञ। और इस बार की लड़ाई केवल आसमान में और ज़मीन पे नहीं लड़ी गई। इस बार की लड़ाई तो भाई मीडिया और सोशल मीडिया में उससे भी ज़्यादा ज़ोर-शोर से लड़ी गई है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्यूआर स्कैन करके हमारे इस राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के परिवर्धन में योगदान भी दीजिए। तो हर्ष जी, मीडिया की लड़ाई कैसी थी साहब? कौन जीता? नहीं सर, मीडिया मीडिया की लड़ाई में तो राष्ट्रवाद ही जीता और अल्टीमेटली जीतना भी उसे ही चाहिए था। और बढ़िया ये हुआ कि कुछ लोगों का डीएनए चेंज हुआ इस दौरान, जो जिनके डीएनए में जो है राष्ट्रवाद का थोड़ा सा वो कीड़ा कम था, वो भी अब मैंने देखा कि थोड़ा सा टिल्ट होते हुए नजर आए राष्ट्रवाद की तरफ, क्योंकि उनको लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया। वो इस तरीके से हो गए कि जैसे वो क्या बोल रहे हैं ऐसे मौके पर। आप कुछ भी अगर नेगेटिव बोलेंगे तो जनता उसे इसी तरह से लेगी कि यार ये देश के खिलाफ बोल रहा है, कम से कम ऐसे मौके पे तो संभल कर बोलना चाहिए था। तो कई लोगों ने अपनी धारा को भी चेंज कर दिया। आप देखिए, एक बड़ा सा उदाहरण देता हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल 6-7 दिन तक बंद रहा हाँ। यूट्यूब पे। हुँ। किसी को पता नहीं है क्यों बंद रहा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक लाइन नहीं लिखी सोशल मीडिया पे कि मेरा चैनल किसने बंद कराया है, क्यों बंद हुआ है। जिसका यूट्यूब चैनल बंद होता है उसके पास मेल आ जाती है, पता लग जाता है कि मेरा चैनल क्यों बंद किया गया। यूट्यूब अपने आप से बताता है कि भाई आप पे ये स्ट्राइक आई है, या आपने ये वायलेशन किया है, या ये चीज हुई है। उसने कभी कुछ नहीं बताया। और 6 दिन के बाद जब उसका चैनल बना, वापस आया, तो उसने जो फर्स्ट वीडियो बनाया मैंने वो देखा, वरना मैं उसका कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है उसकी पत्रकारिता जैसे वो करता है। हुँ। तो उसने जो पहली 2 लाइनें बोली, वो बातें उसने उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि देखिए, मैं अब जब वापस आ गया है, मेरा चैनल वो हो गया है, रिस्टोर हो गया है, तो मुझे अब इस समय ये बात कहना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता मैं इस समय, का क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके पीछे क्या था, क्योंकि इस समय देश के सामने बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बात आज उसी पे करूंगा मैं। तो ये बात साफ तौर पे ये दर्शाती है कि जो समझदार पत्रकार हैं, या जिन्होंने वास्तव में जेन्युइनली पत्रकारिता की है, रवीश कुमार जैसे लोगों ने कभी पत्रकारिता नहीं की है। ये तो ऑफिस में बैठ के करने वाले, नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों में से रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी का इंटरव्यू ले लेता था। लेकिन जिन लोगों ने सही मायनों में पत्रकारिता की है, इवन जो लोग प्रिंट से इसमें आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, उन जी। वे लोग समझते हैं वास्तव में कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, किस मौके पर किस तरीके से बोलना है। और उन लोगों ने वास्तव में उसी तरह का अपना कंटेंट भी थोड़ा सा किया। जैसे कि मैंने अजीत अंजुम के भी कई वीडियो देखे इस हुँ, हुँ। दौरान, क्योंकि हुँ, वो हुँ। वहां चले गए थे, कश्मीर चले गए थे। कश्मीर में उन्होंने कुछ वीडियो बनाए, लोगों से ओपिनियन वगैरह भी ली। फिर उसके बाद अपने स्टूडियो से भी उन्होंने कुछ वीडियो बनाए। तो उनका भी रुख यही था कि भारत ने पाकिस्तान को इतना डैमेज किया है, हमारी सेना बता रही है, तो हमें तो उस पर बिलीव तो करना ही होगा। तो इस दौरान सभी लोगों का मैंने देखा कि रवैया बदला हुआ नजर आया। लेकिन ये जो करण थापर जैसे, ये रोमिला थापर की जो जनरेशन है ना, हाँ। ये जो रोमिला थापर की जो जड़ें हैं वामपंथियों की, वो हुँ। पता नहीं क्या है, वो किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। ये लोग बदलने का नाम नहीं ले रहे सर। हाँ, वो तो देखिए आप, करण थापर लगातार लोगों से इंटरव्यू कर के और पाकिस्तान के फ़ेवर का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है अभी भी। हाँ, उसने शशि थरूर का इंटरव्यू किया, उसमें बार-बार कि क्या इंडिया ने ये सही किया, क्या ऐसा करना चेहरे के चाहिए कि क्या ऐसा। एक्सप्रेशन देखिए सर उसके। जब शशि थरूर बोल रहा है, उसका मन कर रहा है कि शशि थरूर का मुंह बंद कर दूं बस। ये क्या बोल रहा है शशि थरूर। दरअसल शशि थरूर को तो करण थापर ने इसलिए बुलाया होगा कि ये यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये जो ट्रंप वाला एंगल घुस गया था ना इसमें बीच में, कि साहब ट्रंप ने मीडिएटर बन गया, ट्रंप, और ये सब उसने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी। तो वो उस एंगल पे ग्रिल करना चाह रहे थे मोदी जी को, कि शशि थरूर उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन शशि थरूर ने तो शुरुआत में ही ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मैं सीरियसली लेता रही हूं। वो कब क्या कह सकते हैं, वो ट्रंप ट्रंप हैं। और वो ट्रुथ सोशल पे जो उसकी अपनी वेबसाइट है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है, कि उस पे वो अगर 4 लाइन लिख ले दिया
तो भारत अपनी 50-60 साल का जो स्टैंड है कि हम कश्मीर पे किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे, भारत डोनाल्ड ट्रंप के कहने से इसे थोड़ा ही मान लेगा, और ना भारत ने माना और ना मानेगा आगे। और उन्होंने तो ये भी कहा शशि थरूर ने कि ये जो पाकिस्तान बकवास कर रहा है, इसे तो ऑफर दी गई थी भाई, पठानकोट में तो संयुक्त जांच हुई थी, उसमें क्या जी किया हाँ। था इसने, सारे प्रमाण दिए थे हमने। हाँ, और उन पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफर किया तो उन्होंने पता चला कि आईएसआई वाले भेज दिए। हाँ सही तो बात है। जब आप और हाँ बार बार धोखा करोगे तो आपके ऊपर कौन विश्वास करने वाला है। जी, इसीलिए भारत ने इस बार जो स्टैंड लिया वो ये कहा, भाई ना तो हम किसी बीच वाले के पास जाने वाले, ना हम किसी यूएन वाले के पास जाने वाले, हम तो हाँ सीधा ठोकेंगे बस। सीधा ठोकेंगे, आप और अब जो जो हमने प्लान बना रखा है उसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम उसे रोकेंगे नहीं। शशि थरूर ने बहुत बढ़िया बोला है, उन्होंने यो वाली बात भी कही कि देखिए कारगिल की जो लड़ाई लड़ी गई थी 99 की, हमारी बहुत बड़ी उसमें क्षति हुई थी, मानवीय क्षति बहुत ज्यादा थी कारगिल की लड़ाई में, और वो हमारी सीमा में लड़ी जा रही थी। लेकिन उसके बाद के जितने भी अटैक हुए हैं, पहले हमने एलओसी पार किया, फिर हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, और इस बार तो हम और डीप घुस गए उनके अंदर जाके। तो वो अरे तो साहब पूरी तरह इस्लामाबाद से पहुंच गए, लाहौर पहुंच हाँ गए, कराची पहुंच गए, अजीब सरगोदा उधर पहुंच गए, कौन सी जगह बची है बिल्कुल जो नहीं पहुंचे। पेशावर पहुंच गए, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर टच होने को रह गया था बस, इतनी इतनी तो आगे तक पहुंच पेशावर गए। पहुंच गए। और पाकिस्तान ने हाँ तो झूठ उड़ा ही दिया था कि साहब भारत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान वालों ने उसको सीरियसली नहीं लिया था दरअसल ये। दरअसल क्या हुआ, लाहौर वालों ने देखी ना ब्रह्मोस उड़ती हुई जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि वो शायद अफगानिस्तान जा रही है। तो बड़ा उड़ाल रहा। और सर जो एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है, मैं तो वो देख रहा हूँ मीडिया पे, वो एक है तो आज बड़ा, आपने शायद देखा भी होगा, टॉम कूपर ने जो ब्लॉग लिखा है हाँ, अपना। टॉम कूपर ने। हाँ, और उसने तो क्लियर कट कहा है कि जहां अब जिसका डीजीएमओ कह रहा है कि भाई हमें ये लड़ाई रुकवानी है, तो हारेगा वो या दूसरा हार रहा है, हारने वाला ही तो कहेगा यार रोको बस करो। लेकिन उसने एक बात बहुत बढ़िया कही है सर, आपने वो ध्यान नहीं दी, उसने कहा कि इंडिया ने एक गलती कर दी यहाँ, उससे पहले पाकिस्तान के एयर बेस पे अटैक करना चाहिए था, फिर इन टेररिस्ट ठिकानों पे मारते, बस ये गड़बड़ होगी, फिर देखते आप क्या मजा आता। लेकिन भारत ने तो नैरेटिव ये बनाया था कि साहब कि हमारी जो पूरा का पूरा एक्शन है वो एंटी टेररिस्ट है, हमें पाकिस्तान से हाँ लड़ाई नहीं करनी, तो इसलिए वो तो नहीं हो सकता था। हो सकता है अगली बार हो जाए, क्योंकि अब नया जी भाई मोदी जी ने नए ग्राउंड रूल्स बना दिए ना अब तो। हाँ, न्यू नॉर्मल सेट कर दिया उन्होंने। अब तो उन्होंने न्यू नॉर्मल कर दिया है, और उन्होंने हाँ कह दिया है कि भाई टेररिस्ट में और टेररिस्ट स्पॉन्सर सरकार में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये साफ कह दिया। तो इसलिए बिल्कुल सही। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब ना तो टॉक्स होंगे, ना ट्रेड होगी, और ना पानी मिलेगा। तीनों चीज़ें ऑफ द टेबल। और उसके बिल्कुल। बाद फिर ये होगा कि भाई आप करो यहाँ पर हमला, हम जवाब देते हैं। उसमें जवाब में हम आपके डायरेक्ट भी अब मार सकते हैं, क्योंकि ये हमने हाँ अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। हाँ, और ये भी कह दिया अब की बार कि अब की बार बातचीत में पीओके भी शामिल रहेगा, उस पर बात करेंगे हम। ये तो मैंने सुना ही नहीं, बहुत उम्र से बात किसी प्राइम मिनिस्टर ने कही होगी ऐसी बात, तो ये जो बात होगी उसमें हम पहली बार। पीओके पे करेंगे अब की बार। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपके विदेश मंत्री तो कहते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा। अच्छा, एक बात और मैं करूँगा, वो देखिए आप, ये वैसे तो इनका रुख जैसा था वो, लेकिन साहब ये इनमें से बहुत सारे लोग जो थे, वो जब 8 तारीख को 8 तारीख की अलग सुबह ये हुआ था, 7 और 8 की रात में, और उसके बाद जब 8 तारीख की रात में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स वगैरह से हमला किया है भारत के ऊपर, और भारत ने जब उसकी जवाबी कार्रवाई की है, तो उसमें जो है वो हमारी चैनल्स जो थीं, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हाइपर मोड में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अर्नब तो गोस्वामी ने जवाब तालियां बजवाई सब अंदर बैठा बैठा के लोगों को। आई लव वो दिस ठीक है। पिक्चर, ये ब्यूटीफुल जी। पिक्चर जो है मुझे बार बार दिखाओ, जो उनकी गिराए जा रहे हैं ड्रोन्स, धड़ाधड़ गिर रहे थे ना, वो जा रहे थे, वो एयर स्ट्राइक उसमें हो रही थी, धड़ाधड़ लग रही थी, और वो नीचे से बम जा रहे थे फटाफट, और वो ड्रोन गिर रहे थे। वो हैं तो वहां के, कौन है वो, जॉन स्पेंसर, अमेरिका की आर्मी के एक्स अफसर, उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो अनमैन्ड को जो एरियल स्ट्राइक करते हैं।
कह रहे कि 300-400 के करीब भेजे इन्होंने, चाइनीज और टर्की। कह रहे कि एक भी नहीं छोड़ा, सारे मार दिए, सब सब डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसा तो सिस्टम कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा मैंने। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि साहब कि उस दिन जो है हमारा मीडिया पूरी रात जो है वो सोया नहीं है, और हाँ, कईयों ने इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा करा दिया, कुछ लोग कराची भी पहुंच कराची गए, तहस कुछ नहस लोगों ने करा दिया। भारत की सेना को भी पार करा दिया। वो सब ठीक है, उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन जो हमारे जो आपके पंचमक्कार लोग जो हैं, वो अगले दिन साहब मीडिया पे बड़ी नाराज हो रहे हैं कि साहब ये मीडिया जो है हाँ, अतिशयोक्ति करता फेक है, वीडियो मीडिया चला रहे ऐसा हैं। करता है, वो फेक न्यूज़ चलाता है। अरे भाई, युद्ध चल रहा है, और ये हाँ, युद्ध मीडिया और सोशल मीडिया पे भी लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। हमने तो, और बल्कि अब हमारे यहाँ कर्नल रैना ने तो ये साफ कहा था कि भैया जो भी न्यूज़ हमको एडवांटेज देती हो, उस पे ये उसे मत देखो दिखाएंगे। सही है या गलत है, उसको हाँ, चलाए जाओ। दिखाएंगे, बिल्कुल। तो ये अगले अरे दिन तो जो ये लोगों ने नाटक किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, वो वास्तव में ऐसा ही था। उसमें अगर एक आध क्लिप गलत भी चल गई, तो उसमें जैसे सुशांत सिन्हा कह रहा था अपने कार्यक्रम में, उसने भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, सुशांत सिन्हा हाँ। ने। उसने कहा हुँ। कि यार अगर एक आध गलत चल भी गई तो साला तुम मतलब फांसी पे चढ़ा दोगे हमें? अरे भाई, हम अपने सेना की तारीफ ही तो कर रहे हैं, अपना शौर्य ही तो दिखा रहे हैं उसमें भी। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा था, झूठी वीडियो चला चला के कि हमने भटिंडा में गिरा दिया, हमने फलाने में गिरा दिया, हमने हिसार में करा दिया। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा था। तो उन्होंने कहा वास्तव में बिल्कुल ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये लड़ाई तो ऐसे ही होती है कि अगर आदमी, भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए जाते हैं? कि जोर से नारा इसलिए लगे कि 10 आदमी चिल्ला रहे हो तो 100 की आवाज दूसरे को सुनाई दे, तो उसे लगे कि यार 100 आदमी है वहां भी, हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की। तो इको तो बड़ा होना ही चाहिए अगर कोई भी है। और आप ये देखिए ना कि सरकारी लेवल पे तो कुछ नहीं कहा गया ना। सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना कर रहे थे आके, ये अपना मिस्री साहब कर रहे थे, और वो जो आ रही थी दोनों, कुरैशी और व्योमका सिंह, तो वो तो बिल्कुल जो सरकारी चीजें थी कि जितना हमने बताना है, जितना हमने डैमेज किया हम उतना बता रहे हैं आपको। आप सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि जो अर्नब गोस्वामी दिखा रहा है या फिर एबीपी न्यूज दिखा रहा है या कोई और दिखा रहा है कि वो गलत है। सरकार ने तो ये नहीं कहा ना कभी भी। आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप ये बताओ, उन्हें गलत ठहराने का प्रमाण क्या है आपके पास? आप सही कैसे कह रहे हो? या पाकिस्तान कहीं कह रहा हो, पाकिस्तान ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि अर्नब गोस्वामी ने गलत दिखा दिया या फलाने ने गलत दिखा दिया? सभी यही कर रहे थे। बस देखिए, बात तो असली ये है कि लोगों को मिस्री साहब वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। वो सर असल में क्या आता है, उसका जिस तरह का वो होता है ना बिल्डअप और वो प्रेजेंटेशन, वो थोड़ा बोरिंग लगता है लोगों को। लोगों को हुँ। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की आदत नहीं है। अब कितने सालों के बाद तो डीजीएमओ वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरना डीजीएमओ का तो काम ही यही होता है कि मीडिया को ब्रीफ करना। लेकिन अब आदत नहीं है ना लोगों को देखने की, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 99 की लड़ाई कभी हुई थी, उसके बाद से आज शायद पहला मौका है कि मीडिया उ को उ ब्रीफ इस तरह से उड़ी सेना कर उड़ी रही के है। दिन डीजीएमओ ने ब्रीफ किया था, जब उड़ी की हाँ, स्ट्राइक एक हुई वो थी, बयान पढ़ा था उन्होंने। हाँ, तब वो डीजीएमओ ने उड़ी डीजीएमओ में ने किया था। ब्रीफ किया था। वो हम्म, डीजीएमओ थे कौन वो? सरदार जी थे। हाँ, और जब वो डीजीएमओ और वो जो तीनों डायरेक्टर जनरल्स जब आए हैं, उसके बाद तो साहब पूरा माहौल ही बदल गया। हाँ। और सर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप, भारतीय जो थे अपने एयर मार्शल, वो तो जब ऐसे बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ऐसे लगता था कि वो 40-50 बातें बताने के लिए बेचैन है, लेकिन उन्हें रोका गया है कि नहीं, इतना सब कुछ नहीं बोलना है, अभी इतना सब नहीं बताना है, वरना वो भरे हुए थे अंदर से। मैंने तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि भाई मेरे मुंह में आप वो शब्द मत ठूसो। जैसे एक दो पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की कि हमें बता दो कितने फाइटर जेट गिरा है, ये तो बता दो। जब वो उन्होंने हिंदू कहा कि वाले ने अब, कोशिश की थी, उन्होंने हाँ, हिंदू हिंदू वाले वाले को वो पकड़ भी लिया कि अच्छा आप हिंदू से हो। उसने कोशिश की, एक ने ये भी कोशिश की थी कि इंडिया के बता दो जैसे कि कह रहे हैं, उसका खंडन कर दो। तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि हमारे सारे पायलट रिटर्न सेफ। बस ये कहूंगा, समझ लो, क्लियर कह दिया कि हमारे सारे पायलट सेफ रिटर्न आए। तो इससे बड़ा वो क्या हो सकता मतलब। लेकिन एक बात है सर, इस 3-4 दिन के छोटे से युद्ध के अल्प अल्प समय में हमारे देश की जनता का जो मिजाज था, मीडिया का जो मोमेंटम था, सोशल मीडिया पे जो मुहिम चली,
मतलब कहीं कसर किसी ने छोड़ी नहीं सर अपने स्तर पे। सब एक तरफा जुट गए कि साहब बस अब की बार आर्या पार है। और इसीलिए वो जो उस दिन सीज फायर वाली बात आई ना, इसलिए सब लोगों को बड़ा झटका भी लगा उससे कि यार इतना मतलब मोमेंटम इतना फिट जबरदस्त जा रहा था ऊपर की तरफ, और ये अचानक कैसे हो गया। तो थोड़ा सा वो झटका लोगों को उस समय जरूर लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब से मोदी जी ने वो स्पीच दी है मंडे वाली शाम के 8 बजे की, उसके बाद से तो सब बल्ले बल्ले हो गया है। और उन्होंने क्लियर सबका खंडन कर ही दिया। ना डोनाल्ड ट्रंप की सुननी है ना किसी की सुननी है। सब अपने जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, साफ कह दिया कि उन्होंने हम तो अपनी मर्जी से करने वाले हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप भी चीज है। वो कार्टून ही साबित हुआ सर इसमें वो। पूरी तरह से पागल किस्म का है इंसान। हाँ, कार्टून ही साबित हुआ कि बिल्कुल क्या आप बात कर रहे हो। लेकिन उसमें ये भी, ये बड़ी गलत बात, सबसे बड़ी गलत उसकी बात जो थी ना कि इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, उससे आप 15-20 मिनट पहले आप ट्वीट कर दे रहे हो कि साहब हमने ऐसे करा लिया है। ये उसकी हरकत गलत थी। कराया भी था तो हम मानते, या दूसरा कहता कोई, या पाकिस्तान कहता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। बगैर मतलब के को यानी हाँ कि पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि एक जो भी डिप्लोमेसी के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध जाके, बिल्कुल अलग जाके और फालतू में बजाय इसके कि भई इंडिया कहे या हाँ पाकिस्तान कहे, आप कूद पड़े। अरे मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। वो छोटा हाँ बच्चा होता है ना क्रेडिट लेने के लिए, अरे देखो मैंने हाँ। करा दिया। और और छोटे उसी बच्चे दिन, की तरह और उस दिन जो था, तो उस दिन तो 4-5 घंटे तक ड्रोन आते रहे पाकिस्तान के। किसी ने भी उसमें वैलिडेशन तो नहीं मिला ना उसकी इस बात को कि हो गया है युद्ध विराम। चलता रहा 3-4 घंटे तक। उस दिन तो सारी रात ड्रोन आए हैं। मानी भी तो नहीं ना किसी ने उसकी। कहने से क्या हो रहा है, उनकी आई है और इधर हमारे वालों ने एयरबेस पे जाके अटैक किया है पाकिस्तान के। वो भी तो सेम टाइम समय चल रहा था उसी समय। तो अरे वो ट्रम्प भी तो गजब ही है ना। अब आप ये बताइए कि कतर ने उसको $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट में दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ साहब, ये प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होगा ये साहब, ये $400 मिलियन का। और उसके बाद जो है वो आपके सीरिया के ऊपर से सैंक्शन हटा ली। ऐसा कोई बताइए। किसी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है क्या? मतलब लोगों को ये पता चल गया कि साहब कि इसके या तो इसकी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दो, इसके क्रिप्टो खरीद लो, इसके आपके कोई इस ये तरह की ब्राइब दे दो जैसे कतर ने दी, और इससे आप हाँ, अपना काम करवा लो। ये तो ट्रेड, सर ट्रेड, एक, ट्रेड, बस ये तो एक ही सर उसकी फॉरेन पॉलिसी का मतलब ट्रेड, कि असल में साहब सर हमारे पास जो है ट्रेड। अब फर्क क्या है सर। पिछली बार जो के ट्रंप में, इस बार के ट्रंप में फर्क ये है कि पिछली बार उसे दोबारा भी चुनाव लड़ना था। अब उसे पता है कि आखिरी चुनाव है, आखिरी बार बना है तू, तो अब आगे तेरा कुछ होना नहीं है। तो अब तो वो बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह अपना धंधे पानी में लग गया है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा जो नैरेटिव गेम इन्होंने बनाने की कोशिश की, जिसमें फॉरेन मीडिया शुरू में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वो भारत की जो विक्ट्री थी, वो इतनी निर्णायक थी, इतनी डिसाइसिव थी, कि सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। आप ये देखिए तो 3 तरह से इन्होंने एंगेज किया है। 2-3 जो है वो वेस्टर्न, आपके वॉशिंगटन पोस्ट मिल गया और वो मिल गया, पहले फेक चलाया कि साहब हमने 2 रफ़ाल गिरा दिए। अच्छा 2 रफ़ाल गिरा दिए, वो किसने लिखा? वो 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। तो उन सर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से इंडिया में द हिंदू ने ट्वीट किया, बताइए, बिना किसी सरकारी ना वो इंफॉर्मेशन के। हिंदू तो वो इस पीरियड में भी हिंदू जो था वो पूरी तरह से भारत के विरुद्ध ही रहा। उसमें हाँ कोई वो नहीं है। तो साहब पहले जो है वो मेरे ख्याल से वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, नहीं नॉट न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 2 पाकिस्तानियों ने एक लेख लिखा कि साहब 2 रफ़ाल फाइटर गिरा दिए गए। उसको चारों तरफ से पिकअप करके और फिर उसको फैलाया गया झूठ। रफ़ाल फाइटर गिरा दिए, रफ़ाल फाइटर गिरा दिए, रफ़ाल फाइटर, अरे दिखा दो ना यार रफ़ाल फाइटर गिरा दिए। भारत में अगर कोई फाइटर गिरेगा, ये बताओ साहब आप बताओ मुझे। हाँ हाँ। भारत में अगर कहीं कोई जहाज़ गिरेगा, हम्म, गाँव वालों की नज़र से बच जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। कोई उसका छोटी सी वीडियो चीज थोड़ी है, कोई बनेगा या जेब में नहीं उठा कर रख बनेगा? लेगा। हाँ भारत सरकार के पास इतने साधन है क्या कि उस वीडियो को पब्लिक में आने से रोक सके? बिल्कुल। खास तौर से जब यहाँ पर पूरे आपकी जिहादियों की जमात बैठी हो,
या फिर जो है वो वेस्टर्न मीडिया के यहाँ पे सारे पेड़ गुर्गे बैठे हों, ऐसे में संभव है क्या? हाँ, वो पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है, उसकी 2 मिनट की क्लिप किसी ने डाली है, मैं भूल गया, किसी आईटी सेल वाले के किसी आईडी से ही है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसकी कौन सी आईडी से। वो ये कह रहा है कि साहब इंडिया वाले तो रोज प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हो? आप भी बताओ ना कि आपने बठिंडा और उसमें पूंछ में क्या किया है। आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप तो कुछ ब्रीफ नहीं कर पा रहे हो ना, आप कुछ पिक्चर दिखा रहे। इंडिया वाला तो सैटेलाइट पिक्चर दिखा रहा है साफ कि पहले की तस्वीर ये और बाद की तस्वीर ये, क्योंकि इन्होंने तो प्लानिंग कर रखी थी बढ़िया नहीं, तरीके उन्होंने से। भी तो वो मॉर्फ करके झूठी पिक्चर बना के दिखाने की वो कोशिश तो की थी, वो पकड़ी गई सारी की सारी। वो पकड़ी गई सारी की सारी। तो वास्तव में जब आपके घर के लोग आपके कर रहे सारी, इन चीजों से कुछ नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, फलाना क्या छाप रहा है। आजकल तो हमारा जो मीडिया है देश का, उन्होंने इन लोगों को कोट भी करना बंद कर दिया है। पहले आप देखते कि टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह लिखते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है, फलाना ने डाला है। हमें क्या जरूरत है? हमारे पास हमारे देश की खबर हम न्यूयॉर्क टाइम्स से कोट करेंगे क्या? सबके कोरोस्पोंडेंस हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं। और आज की तारीख में दुनिया में आज की तारीख में सर बताइए कि कौन सी ऐसी घटना है जो घटित होती है और कुछ समय बाद उसका वीडियो या कोई फोटो नहीं आता। हर जगह तो मोबाइल कैमरा है आज। तो ऐसी चीजें छिपती हैं क्या किसी से? तो झूठी बूटी कहानियां चलाने से क्या है? एक दो लोगों ने जरूर चलाई थी कि वो कराची का जो बंदरगाह है कि उसको तहस नहस किया, वो 3 साल पुराना वीडियो किसी ने चला दिया था उसका। लेकिन बाद में जब वो जो हमारे नेवी वाले थे, डीजीएमओ, उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा सब तामझाम है कि कराची को इस स्टेट में हम पहुंचा भी सकते हैं। तो उन्होंने भी इशारा कर दिया कि हमने तो हिलने नहीं दिया उन्हें कराची से। बल्कि ये भी बात आ रही है कि वो कराची का जो सिस्टम डिस्ट्रॉय किया गया है वो नेवी नहीं किया है। हाँ, और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि साहब की वो जो बीएसएफ के भारतीय जवान पीके वो साहू, छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया गया है। क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान का भी हमारे कब्जे में है ना। हाँ, लातों वो के छोड़ भूत दिया, बातों से कभी नहीं माने। साहू को छोड़ दिया उसको। तो अब आपके मित्र राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी सर चुप ही हैं दरअसल। मुझे लगता है कि उन्हें, उनकी जो टीम है, शायद उन्होंने ही कहा होगा कि इस समय बोलना सही नहीं है। कुछ भी बात आप कह दो और उसका आपको गलत मैंने, क्योंकि देखिए इस देश की एक खास बात तो है कि जब मामला देश का आता है ना, तो हर आदमी जो है वो देश की तरफ ही होता है। कल मैं एक जगह जर्नी कर रहा था, ट्रेन में आपस में बहस हो रही थी, कोच में लड़कों की आपस में। तो एक ने थोड़ा सा ये करने की कोशिश करी कि पाकिस्तान ने भी तो ये कहा था और फलाना, उसके पीछे पड़ गए वो सारे के सारे लड़के, उसे बोलने नहीं दिया। फिर उसके बाद तो जनता की जो भावनाएं होती हैं, वो सेंटिमेंट्स बड़े हाई लेवल पर होते हैं। वो फिर अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुनते सर। क्या था उस दिन तो तमाम लोग यही कह रहे थे ना कि भाई आप सीज फायर क्यों कर रहे हो? हम तो आपसे बिल्कुल नौकरी नहीं बिल्कुल। मांग अरे रहे, बिजली पानी नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि सालों को मारो घुस के अंदर घर में। क्यों कर रहे हो? क्यों रुक रहे हो आप? देश के सेंटिमेंट्स इस लेवल तक थे सर। लोग ये कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि हम कैंपेन चलाएंगे, फंड इकट्ठा करेंगे। हमने तो अपने चैनल पे बोल दिया था कि हम 1 लाख रुपए देंगे जिस दिन खाता खुलेगा। सरकार जिस दिन भी फंड कोई रिलीज करेगी, हमने कहा कि हम अपने चैनल की तरफ से 1 लाख रुपए देंगे, उसमें पहले दिन ही। तो सर भावनाएं इस लेवल पर थी लोगों की, इस तरह से जुड़ाव है लोगों का देश के प्रति। नहीं, उस दिन तो मैंने भी ये कहा यार ये क्या है, जो मतलब आप बिल्कुल उनको खत्म करने की स्थिति में आए हो, आप कुछ करो, बलूचिस्तान को अलग करो, पीओके को कुछ करो, और इसको इनको इतनी आसानी से मत छोड़ो। इनके ये तो वैसे ही कोलैप्स कर गए हैं, तो जब कोलैप्स कर गए हैं तो इनको क्यों दोबारा आप प्राणवायु दे रहे हो? तो ये तो मैंने भी कहा। हाँ, उस समय तक इतना क्लैरिटी नहीं थी कि साहब कि कितना नुकसान इनका हुआ है। हाँ, वो असल में वो बाद प्रेस में कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी जो आई कि साहब डीजीएमओ कि की हुई ना, उससे स्पष्ट इनके तो हुआ सब न्यूक्लियर कुछ। वेपन्स ही जो है वो उनको लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है अब ये। वो टॉम कूपर ने ये लिखा है सर अपने ब्लॉग में कि अब ये पाकिस्तान ने जो टाइम बाय करने की कोशिश की है ना, वो कर रहे हैं कि वो अपने न्यूक्लियर उसको रिकवर कर रहा है और उसे कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। और वो कह रहा है कि ऐसा कंट्री मैंने पहली बार देखा किसी लड़ाई में कि आपके ऊपर अटैक किया और सीधे जहां न्यूक्लियर आपका एनर्जी का सिस्टम रखा हुआ सारा, वहां पे आपके ऊपर अटैक किया। कि पहली बार देख रहा हूं पिछले पिछले इतने सालों की मैंने साउथ एशिया की और गल्फ कंट्रीज की इतनी सारी लड़ाइयां ये सब कवर की हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डायरेक्ट, जहां आपकी न्यूक्लियर एनर्जी आपकी सेव्ड है,
उस पर अटैक करते हुए मैंने पहली बार देखा है, जो इंडिया ने इस बार किया। हाँ, बिल्कुल। बीच में साहब हमारे अखिलेश जी भी कुछ कूदे थे थोड़ा-सा, लेकिन फिर चुप हो गए। अब सर इन्हें तो कोई सुन नहीं रहा है, इन सब लोगों की कोई बात। नहीं तो अब ये कांग्रेस मुद्दा ही ने एक खत्म हो चला गया। रखा है ना, कांग्रेस ने एक नैरेटिव तो चला रखा है ना, कि मोदी कैन नेवर बी इंदिरा गांधी। वो सर एक दिन चला है, बता रहा हूं मैं उस नैरेटिव को, वो फिर उन्होंने वो भी उसमें शांत बैठ गए। वो जिस दिन सीज फायर हुआ ना, वो उसी दिन चला 24 घंटे के लिए बस अगले। और फिर अब जब से मोदी जी बोल रहे हैं, और उसको वो जो स्पीच दी मोदी जी की, तो पिछले 2 दिन से तो बल्ले बल्ले ही है। और वो सबसे तो जोरदार काम मोदी जी ने वो कल कर दिया, जब आदमपुर पहुंच गए वहां पे सुबह ही सुबह, बता रहे हैं कि 6 बजे। और उन्होंने कहा कि उसके एयरफोर्स का जो स्पेशल प्लेन है, वो जो बड़े वाला होता है जिसमें मालवाहक लेके जाते हैं, गाड़ियां वाड़ियां जाती हैं, ये बताते हैं कि सीधा उसी से ही लैंड किए हैं वहां पे, एयरफोर्स वाले से। कहा कि वही चलते हैं जहां की पाकिस्तान वीडियो चला रहा है कि साहब आदमपुर को जो है डैमेज कर दिया। तो सर एक देखिए क्या चीज होती है सर, ये छोटी छोटी चीजें ही तो मैसेज दे देती है ना। कोई 71 में इंदिरा गांधी खुद थोड़ी लड़ी थी, लड़ी तो तब भी फौज ही थी, आज भी फौज ही लड़ रही है। लेकिन मैसेज देने वाली चीजें होती हैं। और ये बात तो मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे इस बात को, कि इस लड़ाई से जिस रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भाई रिजल्ट आया नहीं है सर। वो अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, वो अभी बचा हुआ है। इन्होंने खुद कहा है कि हमने जो है 21 ठिकाने जो है छांट रखे हैं, आपने अभी 9 ही मारे हैं। उस दिन मीडिया वालों ने कई ने पूछा कि बाकी 12 का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वो होगा, जब भी होगा जहां पे भी हमें मूवमेंट लगेगा, अब तो कि वहां पे लग रहा है कि वहां गैदरिंग है या वहां पे टेररिस्ट हैं, तो हम करेंगे वहां अटैक। वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो ऑन है ही, ये तो इंडेफिनिट टाइम के लिए ऑन हो गया। अब यहाँ आप ये देखिए कि हमारा 0.5 फ्रंट भी अब एक्टिव हो रहा है। आज कलकत्ता में एक प्रदर्शन हुआ है अच्छा। सीपीआई के द्वारा। और सीपीआई वालों ने प्रदर्शन किया है और वो कह रहे हैं कि साहब गरीब निर्दोष पाकिस्तानियों का पानी रोकना ठीक नहीं है। वो तो सीपीआई वाले क्या करे, इससे पहले तो हमारे टिकैत साहब कह चुके हैं ये बात। सीपीआई वाले तो उन्हें सीपीआई वाले तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये तो टिकैत साहब कह चुके हैं हमारे। और वहां के जो वो डीजीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया था, उसने तो टिकैत की वीडियो क्लिप को बाकायदा उसमें टूल के रूप में इस्तेमाल करा, जिसका विक्रम मिश्री ने कहा कि हमारे यहाँ देश में तो बोलने की आजादी है भाई, फ्रीडम है हमारे यहाँ, सब बोलते हैं। दिखाओ तुम किसी का भी, नेहा सिंह राठौड़ का दिखाओ, फलाने का दिखाओ, टिकैत का दिखाओ, सतपाल मलिक का दिखाओ, किसी का भी दिखाओ, हमारे यहाँ तो आजादी है सबको बोलने की। हमारे देश में किसी को चुप नहीं कराया जाता इन सब चीजों के लिए। तो उसे तो बढ़िया तरीके से लिया इन्होंने। हाँ, बढ़िया तरीके से तो लिया, लेकिन ये 0.5 को तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे-जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, ये वापस सर उठाएँगे। सर 0.5 पे ध्यान कैसे दें? 4 PM का चैनल बंद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करवा दिया। बताओ क्या करें 0.5 का, कहां से लाएं? कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपके और हमारे भी हाथ में नहीं है, मोदी सरकार किसी के भी हाथ में नहीं है सर। हमारे तो देश में कैसे ऐसे काम होते हैं। 4 पीएम बहाल हो गया? वो बहाल हो गया था सर, वो कई दिन हो गए उसे बहाल हुए, उसका यूट्यूब चैनल वापस आ गया है सर। देखना भाई वो भी चल रहा है क्या 4 PM वालों का चैनल? वो तो उसने नहीं, ट्वीट कर दिया क्योंकि था, मेरे ख्याल 3 दिन की बात हो गई सर, आ गया उसका चैनल वापस। उसकी सुनवाई तो हुई नहीं थी उस टाइम पे। नहीं नहीं सर हुई है, उसमें सरकार से जवाब मांगा था पहले दिन ही, और उसके बाद जो है ये शायद आ गया है सर, कंफर्म हूं मैं, आ गया चैनल उसका। तो मैं यही तो कह रहा हूं सर, इन सब चीजों का पता नहीं लगता ना। अब देखिए आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। जब 4 PM वाले का चैनल बंद हुआ, सबने एक एक चैनल बना लिया। रवीश कुमार को जिस बड़ा घमंड है कि मैं इतना बड़ा पत्रकार हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, रवीश कुमार ने भी बनाया रवीश की नई सड़क। टोटल वामपंथी नाम जो होता है ना, एकदम उस टाइप का रखा कि रवीश की नई सड़क, उसने अपना चैनल बनाया। और उसने कहा, अपने पहले वीडियो में ही कहा वहां पे कि भाई इस चैनल पर भी आते रहना, क्योंकि हमारा वीडियो भी, हमारा चैनल भी कब बंद हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद हम फिर एक और बना लेंगे, उसे बंद करेंगे, फिर हम एक और बना लेंगे। लेकिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 10-20 हजार लोग गए होंगे उस पर, सब्सक्राइबर जितने होंगे। रवीश कुमार के तो 12 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं।
तो नया चैनल रवीश ने भी बनाया है, सबने बनाया है, सबके मन में ये भय आ गया। लेकिन ये जो चीजें होती है ना कि 4 PM वाला आया दिल्ली, पहले तो इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल के घर पे बैठ के, और फिर कपिल सिब्बल ने जाके उसका चैनल बहाल करवा दिया। तो सर ये 0.5 वालों को मेंटेन करना, इन पे नियंत्रण रखना, इनके नैरेटिव को तोड़ना, ये पाकिस्तान को हराने से भी मुश्किल काम है सर। ये पाकिस्तान को हराना ज्यादा आसान है इसके मुकाबले। ये बड़ा खराब है इन लोगों का हिसाब किताब। ये सब जो इकोसिस्टम ऊपर से नीचे तक इतना सॉलिड है सर इनका कि इन्हें जो है किसी भी, देखे द वायर वाला वेबसाइट बंद है, लेकिन द वायर का यूट्यूब चैनल तो चल रहा है। वायर की वेबसाइट से थोड़े उन्हें रेवेन्यू मिल रहा था, रेवेन्यू तो उन्हें यूट्यूब से मिलता है। वहां पे तो आज भी आरफा खानम शेरवानी इंटरव्यू ले रही है, करण थापर आज भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो तो खुलेआम चल रहा है उनका तो सब कुछ। तो ये सब चीजें हैं ना, एक्शन वैसे बनते होते आरफा हैं। और सबा और आपके राणा अयूब, राणा, इनकी हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं सर। रवीश कुमार और अजीत अंजुम से तो थोड़ा बहुत आप उम्मीद कर लो। और इसमें एक ये राजदीप सरदेसाई, ये भी नहीं बदलता सर बिल्कुल। कल शशि थरूर का इंटरव्यू ले रहा था ये भी करण थापर की हाँ। तरह, तो मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था, इतना बेचैन था वो करके, यार शशि थरूर ने मोदी जी को 10 में से 10.5 नंबर दे दिए, 9.5 नंबर दे दिए, इतने नंबर दे दिया आपने। तो शशि थरूर ने कहा कि भाई ऐसा है कि वो मेरे मतलब कोई पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे कोई प्रधानमंत्री से निजी संबंध है कि मैं उनकी तारीफ करूं, लेकिन उसमें हमारी भारतीय सेना और हमारे देश की जीत है ना, तो मैं उसके बारे में तो बात करूंगा ना। तो राजदीप सरदेसाई तो बड़ा परेशान था, कहते हैं आपकी पार्टी के लोग तो दूसरा स्टैंड ले रहे हैं। तो वो मैंने भी सोचा, फिर उस पर मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने कहा तो राजदीप सरदेसाई को पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत का इंटरव्यू करना चाहिए, उन्होंने शशि थरूर का इंटरव्यू लेकर गलती करी। शशि थरूर नहीं वो कह पाएंगे जो आप वो कहलवाना चाहते। आजकल तो थोड़ा सुप्रिया श्रीनेत भी शांत सी दिख रही है। अरे सर उसने तो सबसे पहले किया था, इंदिरा गांधी ही नहीं बन सकते मोदी। हम्म। शांतवान तो ये ऐसे ही रहते हैं, ये माहौल को देखते हैं ना कि माहौल क्या है, उस दिन जो माहौल बना इन्होंने कर दिया। अब मोदी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मंडे से जब से मोदी जी बोले हैं उसके बाद से माहौल बहुत चेंज हो गया है, नैरेटिव ही चेंज हो गया। कई राष्ट्रभक्त हमारे और आपके जैसे जो राष्ट्रभक्त यूट्यूबर हैं सर, वो भी बहक गए थे, उन्होंने भी कह दिया था कि मोदी जी आपने ये क्या कर दिया और फलाना कैसे सीज फायर हो गया, सबके कदम लड़खड़ा गए थे सर। नहीं नहीं, वो तो पॉइंट था उस समय, खैर वो पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि उस समय तक पूरी सिचुएशन का मैं तो पता कह भी रहा नहीं हूं था। कि आप और हम भी हर्ट हुए थे उस समय, तो नहीं नहीं, एक मैंने खुद वीडियो तो लिखा कम था, से मैंने कम ट्वीट हम भी। किया था, मैंने खुद ने हाँ ट्वीट किया था, जी, मैंने खुद ने ट्वीट किया था, कहा था भैया ये इसीलिए तो कह पृथ्वीराज रहा हूं कि चौहान मैं सिंह हमारे और हमारा जो आपके है ये। जैसे राष्ट्रभक्त लोग भी जो है झटका खा गए थे उस समय। खासतौर से एक्चुअली क्या है उसमें, उससे भी ज्यादा जो था ना उसका, वो जो पहले सबसे पहले ट्रंप की तरफ से आया, हाँ वो उससे वो बड़ी चिढ़न लोगों को हुई है। बहुत हर्ट किया। मेरे को भी हाँ सबसे ज्यादा वही हर्ट किया कि साहब ये ट्रंप के कहने से कैसे हमने मान लिया। हाँ, बाद में वरना पता सर आप चला कि देखिए, ट्रंप बाबू तो अपना खेल अलग ही खेल रहे थे। हाँ और सर आप देखिए उसमें से वो ट्रंप का वो ट्वीट हटा दीजिए, तो फिर मैसेज क्या जाता कि आज 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करा कि भाई बस करो, लड़ाई रोक लो। उसके बाद तो आप फिर कुछ भी कह देते, बल्ले बिल्कुल। बल्ले थी। लेकिन साहब एक बात तो और कहनी पड़ेगी आपने कि मोदी ने ट्रंप को भी आंख दिखा दी। हाँ बिल्कुल साहब, धमका दिया क्लियर। वो जो कल स्पीच तो दी, बिल्कुल वो 8 बजे वाली धम जो परसों की जो स्पीच थी, हाँ धमका दिया जी वो बिल्कुल। मेरा भी रिएक्शन यही था, और जो मैंने उसके बाद जो उसका रिव्यू वीडियो बनाया उसमें मैंने यही कहा कि भैया हाँ ये कोई पाकिस्तान को नहीं है, ये मैसेज जो है ये ट्रंप को दिया जा रहा है। ट्रंप को है सीधा सुन ले तो। मैसेज। हाँ। और आपने उस स्पीच में भी और आपने नोट करी होगी, मोदी जी ने तमाम तरह कितने भी बड़े बड़े हमले हुए, बालाकोट वगैरह जो भी स्ट्राइक हुई सारी की सारी, कभी भी अपनी स्पीच में पाकिस्तान शब्द यूज नहीं करा। उस दिन शायद 40 या 45 बार पाकिस्तान का नाम डायरेक्ट लिया, खुल्लम खुल्ला बोल दिया एकदम। तो ये बड़ा डिसाइडिंग वो था। और अब देखिए ऑब्वियस भी बात है, नरेंद्र मोदी जो है वो एक वोकल लीडर के रूप में जाने जाते हैं सर।
और 7 तारीख की जो घटना हुई और उसके बीच में 11 तारीख तक, बल्कि मंडे में परसों क्या दिन था, 12 मई तक, तो 7 से मतलब 5-6 दिन तक मोदी एकदम शांत रहे। इवन सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं हुई, तो इसे लोगों ने जो है तो उसका थोड़ा निगेटिव वो लेना शुरू कर दिया था रिस्पॉन्स, कि यार ये मोदी क्यों नहीं बोल रहे, मोदी क्यों नहीं बोल रहे। और जब बोले तो सोच समझ के बोले और सारे सब लोगों को क्लियर कट मैसेज दे दिया। अमेरिका को भी बता दिया कि भैया न्यूक्लियर वाली धमकी से तो हम डरने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि मैंने न्यूक्लियर वार रुकवा दी है इनकी, कि न्यूक्लियर वार होने वाली थी, ये रुकवाई है मैंने। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी तो बात कहा ना इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने न्यूक्लियर वार रुकवाई, तो उन्होंने तो कह दिया कि न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग में हम आते ही नहीं है, करते रहो तुम। आज भारत सरकार ने कई सारे चाइना के जो वेबसाइट्स हैं हाँ, उनको बैन किया है। ग्लोबल 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 टाइम्स टाइम्स का जो एक्स हैंडल है वो भी बंद कर दिया। ग्लोबल टाइम्स का बंद किया है, शिन्हुआ का बंद किया हाँ, है, शिन्हुआ का बंद किया है। और टर्की के जो कुछ चैनल्स और उनके जो हैं, एक टीआरटी करके वर्ल्ड है, टीआरटी वर्ल्ड, उसको बैन किया है। और खैर हाँ, पाकिस्तान के तो पहले से बैन है, लेकिन ये तीनों जो है पूरी तरह से मिल के अभी ये डिसइंफो लैब ने एक ग्राफिक भी अभी जारी तो किया है। अभी तो सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है कि अब अजरबैजान ना जाओ, अब अर्मेनिया जाओ। सर बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई, लोगों को तो पता ही नहीं था कि अजरबैजान और अर्मेनिया का लफड़ा क्या है, और उसमें इंडिया वाला एंगल क्या है, कि इंडिया सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है अर्मेनिया को। तो अब सब चीजें लोगों को पता लगी, अब हर आदमी की जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी पैदा हो गई। सब सोच वो रहे हैं कि कौन सा आर्मेनिया एंगल और कहां से आए। अजरबैजान का, वो मैं आपको थोड़ा सा इस पे दर्शकों को बैकग्राउंड बता दूं हाँ, हाँ, कि ये अजरबैजान और आर्मेनिया का एक युद्ध हुआ, क्योंकि एक नागोर्नो कराबाख करके एक क्षेत्र हुआ करता था, वो आर्मीनिया का था। वो एक अजरबैजान के बीच में आता था, मतलब वो एनक्लेव था, कि चारों तरफ अजरबैजान था। तो ये पहले करीब 20 साल पहले इनका युद्ध हुआ था, आर्मीनिया ने बुरी तरह से हराया था अजरबैजान को। फिर अजरबैजान ने तैयारी की और इस बार इसराइल और टर्की, ये दोनों ने अजरबैजान को काफ़ी ये ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए। अच्छा, और उनकी जो थी वो ट्रेडिशनल सेना थी, टैंक्स वगैरह उनके पास थे और बाकी सिस्टम्स अच्छे थे। लेकिन अभी जो 2 साल पहले, 2-3 साल पहले इनका युद्ध हुआ, उसमें आर्मीनिया हार गया, क्योंकि उसके सारे टैंक्स जो थे वो ये इजरायली ड्रोन्स जो थे, इनके इजरायली और हाँ, टर्किश ड्रोन्स, वो ड्रोन्स ने इनके टैंक्स उड़ा दिए। हम्म, और ये ना केवल हार गए, इनको नागोर्नो काराबाख पूरा छोड़ना पड़ा। हाँ, उसके बाद फिर अज़रबैजान की हिम्मत और भी बढ़ गई। अब उन्होंने उनसे कॉरिडोर वगैरह माँगना शुरू कर दिया, जिससे कि वो डायरेक्ट उनका जो है टर्की से लिंक अप हो जाए। और अगर आप देखेंगे इनका जो एक मैप है, तो मैप में अज़रबैजान और टर्की के रास्ते में पूरा एक ये आर्मीनिया जो है उसमें बीच में आता है। हाँ, कहना हमको बीच में साउथ से इसका कॉरिडोर दो, और उसके लिए हम्म, वो तैयारी कर रहे थे युद्ध की। तब आर्मीनिया आया भारत के पास, और भारत से उसने ये पूरा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये खरीदा। हाँ, और फिर आकाश मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट करके अब ये स्थिति हो गई है। और ख़ास तौर से जो इनकी टर्किश ड्रोन की जो हालत बनाई है हमारे नेटवर्क सिस्टम ने, उसको देखने के बाद तो साहब अज़रबैजान बताते हैं कि वो प्लानिंग कर रहा था हमले की आर्मीनिया के ऊपर, वो अचानक पीछे हट गया। उनका यार ये इनके पास ये आकाश आ गया है, जो आकाश ने जो गत बनाई है टर्की वो के और सफल टेस्टिंग होगी वहां पे। की, तो हाँ, ये हो गया तो साहब सारा गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, और अब वो आकाश की जो मिसाइल्स हैं वो पूरे दुनिया में उसकी डिमांड हो रही है। अभी जो हमने यूज़ की वो आकाश 1 25 किलोमीटर वाली है। इसके अलावा फिर इसके और 2 वर्ज़न आ गए हैं। अब आकाश 3 भी आ गया है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तो अब जो लोग कह रहे हैं, मैंने फिर इसकी स्टडी की। मैंने कहा भई ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे एडवांटेज में थे और हमने अपनी एडवांटेज जाने दी, पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान जो है वो अपने जो गैप्स हैं उसको कवर कर लेगा, और अगली बार जो है वो फिर हमला करेगा गैप्स कवर करके।
तो पता चला कि साहब कि अभी तो भारत के इतने सारे वेपन्स पाइपलाइन में हैं कि अगले हाँ साल भर में आकाश 3 भी आ जाएगा, हमारा तेजस पूरा जो है वो फाइटिंग स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके अलावा ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड वर्ज़न है वो भी आ जाएगा। इनकी तो हालत और बुरी होने वाली है और उसके अलावा जो एस-400 की जो 2 बैटरीज़ बची हुई है, वो भी आने वाली हैं और भारत अब एडिशनल बैटरीज़ और खरीदने वाला है और हाँ एस-500 का प्रोडक्शन तो भारत में होने वाला है। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल। भारत का अपना एक एस-400 जो है प्रोजेक्ट कुश, लव कुश वाला कुश, तो एक हाँ प्रोजेक्ट कुश और है। वो प्रोजेक्ट कुश को भारत पूरे जोर-शोर से बना रहा है। और ये जो और आत्मनिर्भर भारत वाला पूरा प्रोग्राम है, वो इतना अधिक सफल साबित हुआ है इस पूरे युद्ध में कि राहुल गांधी जो बोला करते थे ना कि साहब कि हमको ज़रूरत ही नहीं मेड है, इन इंडिया का क्या हुआ? मेड इन इंडिया का क्या हुआ? दूसरा ये कहते थे कि साहब कि आर्मी और नेवी और एयर फोर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारे हाँ लेबरर और किसान और वर्कर्स जो है उनको आप सशक्त कर दीजिए तो चाइना की हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। याद कीजिए। इस बार तो सर साबित हो गया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही मेन है। हर हर कंट्री को इसी पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको एयर डिफेंस सिस्टम और उसका जो आपको रिटेलिएट करना है वो चीज आपकी सॉलिड होनी चाहिए। आप लड़ाई हार ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ये तो 4 दिन का जो ये युद्ध हुआ, तो भारत तो सीधे-सीधे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अब धीरे-धीरे सभी ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध जीता है। सर वो तो उसने ये भी तो कहा, उसने टॉम कूपर ने भी तो यही लिखा है अपने ब्लॉग में कि क्लियर कट विक्ट्री है कि आपके एयर बेस पे अटैक हो रहे हैं, आप रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे हो, जरा सा रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो उसका। तो ये तो क्लियर कट विक्ट्री है। ये तो बात सही है। अब आवश्यकता ये है कि भई ये जो भी कुछ हुआ है, थोड़ा-सा हम लोगों को और जो है वो ब्रीफ़ किया जाए सरकार की ओर से, जिससे हाँ हम इस पूरा जो है एक नैरेटिव इस प्रकार का बना सकें कि ये जो 0.5 जो एलिमेंट है हमारा, हाँ वो बिल्कुल क्रश हो जाए, बोलने के लायक नहीं बचे। हाँ होना चाहिए इसके लिए तो, लेकिन सर इनपुट हमें चाहिए ना उस तरह का, मिलता नहीं है ना। समस्या यही है हमारे पास। हम लोगों ने आप देखे ना इस दौरान जितनी भी कवरेज अपनी दिखाई या युद्ध पे जो अपनी टीका टिप्पणियां हमने की, अपने रिसोर्सेज से की हमने सर। अगर हम केवल सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही भरोसे रहे कि सरकार ने जो बताई है उसी पे ही चर्चा करें, तो सर कुछ भी ना बता पाते हम तो लोगों को। हमने तो अपने अपने संसाधनों से सब कुछ किया, यहाँ फोन घुमाए, वहां के अखबार पढ़िए, वहां का सोशल मीडिया देखा, फलाने यूट्यूबर को सुना तो फलाने उसको सुना, वहां से सब हमने अर्जित किया। और मेरा मानना है कि हम सब लोगों ने भी इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से कवर किया, जो यूट्यूबर्स और जो सब इकोसिस्टम है अपना, उसने मुझे लगता है कि 90% टारगेट अपने अचीव किए। जयपुर डायलॉग्स को तो बैन कर दिया पाकिस्तान ने। सर आपको तो हमने बधाई दे दी थी इसके लिए, ये तो ऑनर है। ये तो आप समझ लीजिए कि आपको ऑस्कर मिल गया यूट्यूबर्स का के बधाई हमने दी। और सोशल मीडिया पे हमने आपकी टीम को भी बधाई दी। मैं कहा बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो नीतीश राजपूत बैन हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। नीतीश राजपूत ने कहा, मेरे पास उसका मैसेज आया कि हर जी मेरा तो बैन हो गया चैनल। उसने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, तो मैंने कहा कि भाई बधाई। मैंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे लिख के बधाई दी। उसके 1-2 घंटे बाद ही देख रहा हूँ कि आपका आ रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने ये कहा है कि साहब जयपुर डायलॉग को बंद किया जाए। सर आपको तो वैलिडेशन पहले ही मिल चुका है इसका। आपको 0.5 वालों का वैलिडेशन मिल चुका। आप टिकट तक बदलवा देते तो लोकसभा चुनाव आपके बताओ, एएनआई के पॉडकास्ट में चर्चा हो रही है सर कि साहब जयपुर डायलॉग का ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो सर आप लोगों ने जो मेहनत की है पिछले 6-7 सालों में, उसका तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मिलने लगा है। और एफर्ट किए हैं आप लोगों ने। और बधाई आपकी पूरी टीम को कि आप पाकिस्तान में बैन हुए हैं। ये आपको जो है कोई अब की बार की जो इवेंट होगा उसमें विशेष रूप से एक पुरस्कार इसका रखा जाएगा सर हमारी तरफ से कि ये पाकिस्तान में बैन हुए हैं। अच्छा सर, ये जो बैन होंगे ये वापस बैन हटेंगे भी या बस होंगे परमानेंट बैन? ये भी तो अब नहीं मुझे पता तो लग पता रहा। नहीं, अभी तो बेचारे पाकिस्तान वाले जो है उनकी सबकी व्यूअरशिप कोलैप्स हो गई। अरे उनको सर कोई सुन उनके तो वो बेचारे क्रिकेट वाले बिल्कुल मारे पड़े।
जो क्रिकेट पे चर्चा करते थे सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो गया। उनके व्यूज लेने का तरीका था कि वो पाकिस्तान टीम को गाली दो और भारत की टीम की हाँ, प्रशंसा करो। और इस तरह से पर वो अपने कैटलॉग व्यूज में जो जम थे के। वो बढ़ाते थे। अब पता हाँ, चला कि वो व्यूज जो है वो 10% रह गए, तो अब वो भारत हाँ, को गाली बंद दे हो रहे हैं। जाएंगे। अब बंद ही हो जाएंगे सर। अब भारत को गाली इसलिए दे रहे हैं ना कि अब केवल पाकिस्तान के और पाकिस्तान सपोर्टिंग जो लोग हैं वही लोग देख रहे होंगे। अब तो उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे, तो भारत को गाली देनी पड़ेगी, मजबूरी है उनके सामने तो। अच्छा, बहुत सारे और भी जो थे, जो भारत की तारीफ कर करके अपने जो व्यूज बना रहे थे, वो बैन हो गए, तो आपको उनकी भी सारी आपको खत्म हो गई। हमने शुरू में एक वो जिक्र किया था ना सर, कि कुछ ये जो लेफ्ट वाले थे और ये 0.5 वाले थे, कुछ लोगों ने अपना स्टैंड बदल लिया। मैं बरखा दत्त का मेंशन करना भूल गया, वैसे उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है उस पे, हम्म, एक्स पे। हम्म, लेकिन वो बरखा दत्त किसी उसके पियर्स मॉर्गन या किसी के उसमें शो में बोल रही थी वो, और उसमें वो हिना रब्बानी, वो जो उनकी वहां रही ना विदेश मंत्री पहले हम्म। पाकिस्तान की, वो भी बोल रही थी। तो बरखा ने जब उसको पेलना शुरू किया पाकिस्तान को लेके कि आप लोगों ने ये किया, जैसे शशि थरूर बोले हैं, वो तो डिबेट ही छोड़ के भाग गई ना उसमें बीच में। मैं बरखा दत्त का वो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बरखा दत्त एक अगर देखिए साहब, कितने राजनीतिक सारों की घर एक्सरसाइज वापसी हो रही है। हाँ, घर वापसी है सर, ये बिल्कुल इसे घर वापसी मोदी जी कहेंगे को आप। बधाई देनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं ना साहब, मोदी जी आप घर वापसी के लिए कुछ नहीं करते, ये देखो इतने बड़े बड़े इकोसिस्टम वालों की घर वापसी करा दी। सही बात है। और सर आज हम, चूंकि हम मीडिया पे अक्सर चर्चा करते हैं वीकली अपने इस शो में, आज इसमें भी हमें कुछ अपने जो राष्ट्रवादी पत्रकारों ने भी बधाई देनी चाहिए, जैसे कि शिव अरूर हैं, आदित्य कौल हैं। इन सब लड़कों ने बहुत ही बढ़िया रिपोर्टिंग करी और मेरा मानना है कि बहुत ऑथेंटिक चीजें प्रस्तुत की। इसके लिए भी इन्हें बधाई दी जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इवेंट में से इन्हें बुलाया जाए, हमने वो दी इनको आमंत्रित ऑफिशियली किया बधाई जाए। दी जयपुर डायलॉग्स की तरफ से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दी जानी चाहिए। आपने तो बाकायदा ट्वीट किया कि इन लोगों ने जो है बहुत अच्छा वो किया है। 3 लोगों को किया हमने, शिव अरूर, हाँ, आदित्य राज आप कौल और वो सिद्धांत सिब्बल। सिब्बल को किया शायद आपने, सिब्बल हुँ, को, सिद्धांत सिब्बल को। हाँ, हुँ। तो बढ़िया किया है लोगों ने, बहुत ही अच्छी कवरेज रही है, बहुत हमेशा एक्टिव रहे। और हमें तो कई बार ये भी होता था कि भाई किस किस क्या आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी है। हम तो अपने ऑफिस में कहते भी थे अपनी टीम से, मैंने कहा देखो शिव अरूर ने ट्वीट कर दिया होगा, देख लो कितने बजे हो रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बहुत ही प्रोएक्टिव वर्क इन इन लोगों ने किया, और बधाई के पात्र हैं ये सब लोग। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। जी, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।